आप अगर गार्डन में बैठ कर रखोगे। हेलो हेलो। ये ना ये वो वाले बच्चे हैं जो बोलते हैं ना कि बेटा टॉपर के तो इतने परसेंटेज आ गए, बोले अरे पापा देखो वो तो दो में फेल हुआ है, मैं तो एक में ही फेल हुआ। क्या तेरे ड्रेसिंग सेंस सही में बहुत इम्प्रूव हो गया है पहले से। कोई ना कोई तो तुझे बुला रहा है। हाँ जी, शुरू करते हैं हम आगे का। बस दो प्राणी नहीं है, एक अपनी एग्जाम दे रहा है, एक क्यों नहीं आ रहा है। बीएस में नहीं आया वो। पक्की बात है, क्लास इधर आया था। अब रुक जाओ, अब हो गया बहुत। तो वो एकेडमी से बाहर चला गया कि एकेडमी में ही है अभी। मेरे पास है क्या नंबर उसका। कन्हैया का नंबर नहीं है मेरे पास। ब्लॉक कर दिया उसने, देखो तूने ब्लॉक कर दिया। चल कोई नहीं, अपने लेक्चर का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो 4:30 तक का ही लेक्चर है। ये अकाउंट्स की कॉपी, अभी बीएसटी की कॉपी निकाल सबसे पहले। चलिए दोस्तों, इधर देखें सारे लोग। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा था, और आपको ये थीम दिमाग में रखनी थी कि ये भी चैप्टर थीम पे ही चलता है। थीम मतलब कि हमारा जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि हम हमारे बिजनेस में पैसे को कम कॉस्ट में लेकर के आए, और हम हमारे बिजनेस में पैसे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें उसका, ताकि हमको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को, पैसे से पैसा बना सके, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कमा सके, हमारी वेल्थ को बढ़ा सके। तो ये जो कीवर्ड है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और इसके अलावा मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इनकम, मिनिमम कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ये जो मैं बोलता हूँ ना, बस आप यही इतना लिख करके अगर आप अंडरलाइन करके आ जाओगे, टीचर खुश हो जाएगा। आप देखो क्यों मैटर करता है। क्योंकि भाई शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको, अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो चाहेगा ना कि उसको अच्छे रिटर्न मिले। तो रिटर्न कैसे मिलेगा, या तो उसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, या तो उसको बढ़िया डिविडेंड मिलेगा। तो शेयर होल्डर चाहता है कि वो उसका शेयर प्राइस बढ़े और उसके शेयर की वैल्यू बढ़े। अब आप ये कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हो। जब मैंने बुक बनाई, और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये करने में मेहनत बहुत लगी है। मेहनत इसलिए लगी है क्योंकि सही एक एक लाइन पढ़ो, और उस एक एक लाइन पढ़ करके सिर्फ उसी चीज को रीड करो जो कि रेलेवेंट है, तो वो देखने में आसान लगता है। लेकिन पूरी एक एक करके बुक बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए वो डिले भी हुई थी। अब आप देखो, शेयर प्राइस, शेयर होल्डर, ये वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ, और दूसरा वैल्यू ऑफ शेयर। आपको सिर्फ इन कीवर्ड्स पे फोकस कर रहा है। अगर इन कीवर्ड्स पे ध्यान रखोगे, आसपास का खा भी जाओगे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। शेयर होल्डर की वेल्थ पे फोकस करो, वैल्यू ऑफ शेयर पे फोकस करो। आप पूरा पढ़ोगे तो मतलब सेम ही निकल के आएगा। तो आपको सिर्फ ये रेड पोर्शन पे फोकस करना है जब आप रिकॉल करते हो, रिवाइज करते हो। बाकी आपको ऑलरेडी याद आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, रिलायंस इंडस्ट्री एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री बोलती है कि चलो अपन सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, अपने को वहां से रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करेगी, उसका प्रॉफिट राइज होगा, शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, शेयर होल्डर की वेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो मतलब हम हमारी कंपनी में शेयर होल्डर का पैसा कैसे इंप्रूव, वेल्थ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब हम अपना काम ठीक से करें। मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करें,
हम ऐसे मेथड्स को डेवलप करें जिससे हमारा रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़े, और हमारा प्रॉफिट क्या हो, राइज करे। तो आप इसको मैनेजमेंट से भी रिलेट करके लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है कि आप शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंप्रूव करोगे, क्योंकि शेयर का प्राइस कब इंप्रूव होता है, जब आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। कंपनी की परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी, जब आप मैनेजमेंट के पूरे प्रिंसिपल्स लगाओगे, जो अपन ने चैप्टर 3 से लेकर के या चैप्टर 1 से लेकर के जो अपन ने चैप्टर 8 तक पढ़ा है, वो सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे तो ही तो जाकर के आपका प्रॉफिट राइज होगा। और जब प्रॉफिट राइज होगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी, जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, और जब वेल्थ बढ़ेगी तभी तो बोलेंगे कि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। मतलब सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रोसेस है, वो आपस में इंटरलिंक होके चलती है। अब देखो 10, एवरी फाइनेंशियल डिसीजन वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग या फिर डिविडेंड, ये कौन कौन से 3 डिसीजन होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, शुड लीड टू वैल्यू एडिशन। अब ये इतना काम की लाइन है, मैंने क्या बोला, एक एक लाइन से मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। अब ये 3 तरह के डिसीजन है ना, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। देखो 3 तरीके के डिसीजन हमको हमारे बिजनेस में लेने पड़ते हैं, समझना। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो आप इसकी साइड में से हेडिंग भी डाल सकते हो कि डिसीजंस डिसीजंस इन्वॉल्व डिसीजंस इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप ये लिख के आ जाओगे ना, सही में वो पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। बस आपको लिखते आना चाहिए। देखो कौन कौन से डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, 3 तरीके के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। अब कमाल की बात तो ये है कि सीए इंटर एफएम में ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। सीए इंटर एफएम का ये सिलेबस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से 2-4 चैप्टर है, फाइनेंसिंग डिसीजन से 4-5 चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन से 1-2 चैप्टर है। इस तरीके से सिलेबस बना हुआ है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप अपने जनरल नॉलेज से बताओ, जो मैंने अभी तक आपको चैप्टर पढ़ाया, फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्यों ज़रूरी वो भी आपको पता चल गया। अब आप बताओ ये 3 तरीके के डिसीजन में आगे क्या लिखने वाला हूँ मैं, आप खुद दिमाग लगाओ। ये इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, इन 3 तरीके के डिसीजन से मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये फर्स्ट वाला आपने बता दिया। बहुत बढ़िया, फंड्स लेके आना। और डिविडेंड मतलब, ये बहुत बहुत सही बताया, ये बहुत सही पड़ता है, आपको पता है इसने एकदम सटीक बताया है जो एक्चुअल में मैं बताने वाला था। देखो 3 तरीके के डिसीजन अपनी कंपनी में चलते हैं या अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। आपके पास पैसा है, तो जो पैसा आपके पास है, जो रखा हुआ है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग फंड्स इन्वेस्टिंग फंड्स इन इन्वेस्टिंग फंड्स इन सच एवेन्यूज, एवेन्यूज का मतलब रास्ता, एवेन्यूज वेयर मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैन बी जनरेटेड। इसका मतलब यह है कि आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम रिटर्न। तो प्रॉफिट को ऑब्लिक करके आप यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हो, ऐसे स्लैश करना और रिटर्न भी लिख देना साथ में, रिटर्न्स कैन बी जनरेटेड, प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न्स, तो लिखो तो प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न कैन बी जनरेटेड, ऐसे लिखना। और ये कितना जरूरी है, मेरे पास पैसा है तो मैं गोल्ड में लगाऊं कि रियल एस्टेट में लगाऊं, ये मैं एफडी कर दूं अभी, इसके अलावा क्या मैं शेयर में लगाऊं, क्या म्यूचुअल फंड में लगाऊं, क्या बिटकॉइन में लगाऊं, इतने सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। अब कहाँ पे जाकर के मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आएगा, इसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा, फाइनेंसिंग का मतलब जैसे अपने को नयन ने बताया, पैसा ले करके आना। तो बताओ फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, नयन को छोड़ के आप तीनों से पूछ रहा हूँ। फाइनेंसिंग, मुझे मेरे बिजनेस में पैसा लेके आना है, कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इक्विटी शेयर्स, बैंक लोन,
यही सब है, तो बस वही है। तो अपन यही लिखना चाह रहे हैं कि सोर्सेस सोर्सेस फ्रॉम विच कैपिटल कैन बी raised and decision decision should be made decision should be made to ensure minimum cost of funds। मतलब कि ये डिफरेंट सोर्सेज जहां से हम पैसा ला सकते हैं, और हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा। इंश्योर करना पड़ेगा मतलब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वहां से पैसा लेकर के आए जहां पर हमारी कॉस्ट कैसी हो, मिनिमम कॉस्ट हो। और यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न और प्रॉफिट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हमको वो दिमाग लगाना है। अगर ऐसा लिखोगे तो इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतनी इतनी इंग्लिश बहुत है। और डिविडेंड डिसीजन में मैं क्या लिखाऊंगा कि डिसीजन डिसीजन रिगार्डिंग पोर्शन ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग portion of profits oblique earnings to be distributed among shareholders। डिविडेंड का मतलब अपन सब समझते हैं। डिविडेंड बांटना मतलब क्या होता है? डिविडेंड बांटना ये होता है जब आप अपने डिविडेंड बांटने का मतलब ये होता है जब आप अपने अर्निंग्स का कुछ हिस्सा किसको बांट रहे होते हो? अपने मालिकों को बांट रहे होते हो, शेयर होल्डर्स को बांट रहे होते हो। तो ये तीन टाइप के डिसीजन जो है वो हमको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं, और इन्वेस्ट जो मेरे पास पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट करूंगा ताकि मैक्सिमम मुझे रिटर्न मिल सके। पैसा कहाँ से लाऊंगा? जहां मेरी मिनिमम कॉस्ट हो सके। और डिविडेंड डिसीजन में अपन क्या बात करते हैं कि कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। क्या आया क्या समझ में? ये तीन टाइप के डिसीजन अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेने पड़ते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इंटरमीडिएट में यही तीन खाने बनाए गए हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर पता क्या आता है? थोड़ा सा मैं आगे बात करूं तो एक होता है कैपिटल बजटिंग। उसको ये बोलते हैं कि कोई मशीन मुझे लेके आनी, अब वो मशीन मैं अपने मतलब उस एग्जिस्टिंग मशीन को यूज करूं कि कोई नई मशीन लेकर के आ जाऊं, तो वो मुझे कंपेयर करना पड़ता है। मैं ऐसी कैलकुलेशन करूंगा, मतलब उस चैप्टर में आपके से कैलकुलेशन कराई जाएगी कि पहले ओल्ड मशीन का पूरा निकाल लो कि इससे मुझे कितना फायदा मिलने वाला है, फिर न्यू मशीन का फायदा निकाल लो, दोनों कंपेयर कर लो, जिसमें जो फायदा है वो काम करेंगे। फिर क्या मैं ये बिल्डिंग खरीदूं या रहने दूं? तो ये जो डिसीजन होते हैं इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन आते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर के, मैं कितनी इक्विटी से पैसा लूँ, कितना डिबेंचर से पैसा लूँ, ये सब आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है। और फिर डिविडेंड डिसीजन में ये सिखाया जाता है कि हम उस पैसे को बांट दें या फिर हम रिटेन कर लें। अभी डिविडेंड आपको ना ये दोनों समझ में आए होंगे, आपको डिविडेंड का थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि अपन कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे कि मुझे पैसा रखना है कि बांटना है। आप समझो, जैसे कि अभी जिस तरीके से हमारे शेयर होल्डर की वो चल रही है, डिमांड चल रही है। हमारे शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि देखो भाई, कंपनी में सारे शेयर होल्डर ये बोल रहे हैं कि हमको कम से कम 15% का रिटर्न चाहिए। शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं कि हमें कम से कम 15% का रिटर्न चाहिए। तो हमने बोला क्यों चाहिए 15% का रिटर्न? तो वो मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, बात ऐसी है कि आपकी कंपनी के अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज है मार्केट में, हम अगर यहाँ से पैसा उठा लें या फिर इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दें तो इजीली हमको मार्केट से जो मार्केट का रिक्वायर्ड रिटर्न है, मार्केट का रिटर्न, या फिर इसको अपन बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न,
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये रिटर्न जो सारे शेयर होल्डर मुझसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, हमने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया तो कम से कम हमको इतना पैसा तो मिलना चाहिए। तो शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है 15%। तो कंपनी को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या हम शेयर होल्डर को उतना कमा के दे पा रहे हैं क्या। अगर शेयर होल्डर को हम 20% कमा के दे पा रहे हैं तो फिर ऐसे केस में कंपनी क्या सोचेगी, डिविडेंड बांटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिविडेंड हम शेयर होल्डर को बांटेंगे, ये बाहर अगर लगाएगा पैसा तो उसको तो 15% ही मिलेगा, और हम किसको इसको कितना दे रहे हैं, 20%। तो मतलब कंपनी में रिटेन करना ही ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन है। आया क्या समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब ऐसा समझो कि मेरे पास 100 रुपए है, और शेयर होल्डर मुझे ऐसा बोल रहा है कि ये 100 रुपए मुझे दे दो, मुझे दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा, इस 100 रुपए को इन्वेस्ट करूंगा और मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ पागल, 15% का रिटर्न क्या मिलेगा, मैं तुझे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके 20% का रिटर्न दे रहा हूँ, तो फिर मैं तुझे डिविडेंड नहीं बांटूंगा, ये पैसा मेरे पास ही रहने दे। लेकिन अगर यूनो रिवर्स हो जाए, मतलब कि ये 100 रुपए शेयर होल्डर मांग रहा है और शेयर होल्डर बोल रहा है दे दो मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है, और हम बोल रहे हैं क्यों जा रहा है, बोले शेयर होल्डर बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ अगर मैं इन्वेस्टेड रहा तो तुम मुझे 12% ही कमा के दोगे, और मुझे बाहर कितना मिल रहा है, 15%। तो फिर अगर किसी शेयर होल्डर को बाहर ज्यादा मिल रहा है तो फिर कंपनी को क्या करना चाहिए, डिविडेंड बांट देना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड बांटने से शेयर होल्डर का फायदा है। अगर हम 20% कमा रहे होते तो शेयर होल्डर का फायदा इन्वेस्टेड रहने में था। तो कुल मिलाकर के मैं अगर लॉजिक बताऊं तो वो ये है कि डिविडेंड आप कब बांटोगे, जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपकी एक्चुअल रिटर्न से ज्यादा हो। अब ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस अब इतना समझो, अगर शेयर होल्डर को बाहर अच्छा इन्वेस्टमेंट, अगर बाहर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप क्या करो, उसको डिविडेंड बांट दो, वो अपनी अर्निंग को जहां लगाना चाहे लगा लेगा। लेकिन अगर मार्केट से आप ज्यादा कमा के दे रहे हो तो आपको उसको पैसा नहीं बांटना चाहिए, आपको अपने पास ही रखना चाहिए। तो जो डिविडेंड डिसीजन की बात है ना, ये डिविडेंड डिसीजन ऐसे काम करता है। अपन सीए इंटर के एफएम में कैलकुलेशन करते हैं, उसमें अपन ये बताते हैं कि क्या मैं उतना कमा पा रहा हूँ क्या एज अ बिजनेस, के मार्केट से ज्यादा कमा पा रहा हूँ, तो फिर डिविडेंड बांटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपना बिजनेस अगर मार्केट से कम कमा रहा है तो फिर डिविडेंड बांट दो। आई क्या बात समझ में, इस तरीके से इस लॉजिक से पढ़ना है। देखो बात ऐसी है कि स्कूल का मैं कोई बुराई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बात ऐसी है कि उनकी गलती नहीं है। पहली बात तो वहां पर पढ़ाने वाले सीए बीए पढ़ के आते नहीं है, तो दूसरी बात है कि उनको इतना नॉलेज होता नहीं है, और तीसरा कि वो बच्चे को उतना ही बताते हैं जितना एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना या किसी भी स्कूल में पढ़ लेना, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। ये जो मैंने बोला ना, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, वो फटाफट बोल के आगे बढ़ जाएंगे, तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज ही होता रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक एक पॉइंट का मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम में लिख पाओगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब इन्वेस्ट करना, और इसमें भी आप पूरे कीवर्ड लिख करके आओगे कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो जहां मैक्सिमम रिटर्न मिले, जहां पर शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही हो। फिर यहाँ आप लिखोगे फाइनेंसिंग, कि हम ऐसा पैसा लेकर के आएंगे जो बाकी एवेन्यू से कंपेयर करके फाइनेंसिंग, और मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बता दिया उसका। और डिविडेंड डिसीजन मतलब ऐसा डिविडेंड बांटेंगे जहां शेयर होल्डर्स को बाहर अगर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हम डिविडेंड बांट देंगे, अगर शेयर होल्डर कम रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड नहीं बांटेंगे। और ये लिख करके आप आओगे तो मजे ही आ जाएंगे। आई क्या बात समझ में, इस तरीके से पढ़ना है, इसलिए चैप्टर मेरा फेवरेट है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आया क्या बात समझ में, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। अब देखो, डिसीजन मेकिंग इफिशिएंट कब होगी, जब आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करोगे। तो ये तो सबको ही पता है कि भाई सबसे बढ़िया चूज करोगे तो आपका डिसीजन सही होगा। अब देखो, जो मैंने फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट बताया ना, उसी फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट को इन लोगों ने यहाँ पे बता रखा है। अब देखो, फाइनेंसिंग के फर्दर 3 डिसीजन होते हैं। देखो, एक होता है, नहीं मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन में 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। ये सॉरी फाइनेंशियल लिखा हुआ था, और इसमें अब इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं अपन। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या बताया था, वेयर मतलब कहाँ, एंड हाउ मतलब हाउ मच मतलब कितना। तो वेयर मतलब कहाँ कहाँ, और हाउ मच मतलब कितना, मतलब कहाँ और कितना इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा जो पॉसिबल रिटर्न है वो क्या हो जाए, हाईएस्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या बोलना है मुझे, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा जो रिटर्न है वो क्या हो जाए, हाईएस्ट हो जाए। और फिर क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज मतलब पैसा तो लिमिटेड है, मेरे पास कोई अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं। तो क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है तो मुझे उसको
सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपन बचपन में सीखते थे ना कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, पानी बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स ये सब बहुत कम है, तो हमको देखभाल के यूज़ करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा सके। फिर वो मीम चलती है कि इन लोगों के लिए हम पानी बिजली बचा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि ग्लेशियर को पिघल जाने दो। देखा है वो मीम? जब ये ऐसी हरकतें करते हैं ना निब्बा निब्बी, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि इन लोगों के लिए पानी बचा रहे थे क्या, इनको तो डूब मरना चाहिए। वैसा आई क्या बात समझ में? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उनको आपको ठीक से यूटिलाइज करना पड़ता है। अब कमाल की बात तो यह है कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने डिटेल में भी दे रखा है। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, मतलब और भी टाइप के हो सकते हैं। पहली बार आप देखो, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अब मुझे ये पढ़ाने से पहले आप खुद बता दो क्या है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? थोड़ा सा पढ़ के बता दो। ज्यादा टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, जैसे कि अगर मैं इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो शॉर्ट टर्म है। मतलब आज शेयर खरीदा, 2 दिन के बाद एक हफ्ते में बेच दिया, आज ही बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है। लेकिन मैंने मान लो 5 साल की एफडी करा रखी है, तो उसको अपन बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो दोनों जरूरी है। देखो कैसे भाई, ऐसा है कि हमारे पास अभी कंपनी के पास कुछ फंड पड़ा हुआ है, 20 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है। वो 20 करोड़ का जो फंड पड़ा है, हमने बोला देखो भैया 20 करोड़ में से कुछ 10 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो हमको अभी इमीडिएटली काम आ सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म में हमको कभी भी काम आ सकते हैं, लेकिन अभी काम नहीं आ रहे, मतलब 2-5 महीने में काम आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये 10 करोड़ को अपन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो लगा नहीं सकते, लेकिन ये 20 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसा रखा हुआ है जो अभी हमको अगले 2-5 साल जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो इसको अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रख लेंगे। मतलब ये 10 करोड़ को अपन क्या कर सकते हैं, किसी स्टार्टअप में लगा सकते हैं जो अपने को पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में अच्छा वैल्यू अपने को देगा। दूसरी बात है, अपन किसी को लॉन्ग टर्म का लोन बांट सकते हैं, कंपनी भी लोन बांटती है, अपन ने लोन बांट दिया। या फिर कंपनी ने एफडी, जनरली कंपनी एफडी कराती नहीं है, या कंपनी ने एसआईपी वगैरह करा दी 5 साल के लिए, कि 5 साल के लिए एसआईपी में लॉक करवा दिया। तो ये कब कराएंगे, जब वो इमीडिएटली हमको जरूरत नहीं रहेगी। अब कंपनी की जगह अपने खुद का एग्जांपल ले लो, हम भी तो ऐसे ही करेंगे ना। हमारे पास कोई पैसा है जो अगले 5-10 साल काम नहीं आने वाला, तो वो होता है ना, बेटी की शादी के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो सुकन्या समृद्धि में डाल दिया एक साथ पैसा, की बेटी 18 साल की होगी तो पैसा मिल जाएगा। अब वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि वो पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं थी। कुछ पैसा ऐसा है जो हमको शॉर्ट टर्म में उसको अभी की जरूरत पड़ेगी, तो जब शॉर्ट टर्म में हमें अभी जरूरत पड़ेगी उस पैसे की, तो फिर उसको अब लॉन्ग टर्म में ब्लॉक थोड़ी कर सकते हो। मान लो आपने एफडी कर दी 2 साल की और आपको आज ही पैसे की जरूरत है, तो वो एफडी तो तोड़नी पड़ेगी, फिर पेनल्टी वगैरह लगेगी। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में वो वाला पैसा रखा जाता है जिसकी इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए जरूरत है, लेकिन 2-4 महीने के लिए नहीं है, तो 1-2 महीने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा पैसा होता है जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं होती। अब देखो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे हो सकता है, जैसे कि आपको कोई नई मशीन खरीदनी है, तो आपको कोई नई मशीन खरीदनी है, तो वो तो भाई 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल चलेगी ना। या फिर कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, या फिर आपको अपने मार्केट को एक्सपैंड करना है, तो ये सब लॉन्ग टर्म का काम हो गया ना। नई ब्रांच खोलना, नई मशीन लेकर के आना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नई फैक्ट्री लगाना, नई बिल्डिंग खरीद लेना, कोई जमीन खरीद लेना, ये सब क्या होता है लॉन्ग टर्म। कोई जमीन 1-2 महीने के लिए थोड़ी खरीदता है, जमीन या बिल्डिंग तो सालों के लिए खरीदते हैं। तो इसीलिए इन सारे डिसीजन को क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन बोला जाता है। दीज डिसीजंस अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ये 3 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा हुआ है देखो, ये डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे। अगर मैंने एक नई ब्रांच खोली और अगर मैंने नई मशीन्स लगाई, तो मतलब मैं ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पाऊंगा। ब्रांच खुलेगी तो ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आएंगे, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक ब्रांच से 1 करोड़ कमाता था, तो दूसरी ब्रांच से मिला के 1.5 करोड़ तो कमाऊंगा एटलीस्ट, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा ग्रोथ होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस में अपन एक्सपैंड करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो ग्रोथ हो जाएगी। किसी ग्रोथ हो रही है, मेरी ग्रोथ ना रुक जाए। हाँ, तो ग्रोथ हो जाएगी। इसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस में चल रहा है कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कि मैं कॉम्पिटिटर के आगे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाऊंगा। जैसे मेरे कॉम्पिटिटर के पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है, लेकिन मैं अच्छी मशीन लेके आ गया, तो वो कॉम्पिटिटर अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, क्वालिटी मैंने इंप्रूव कर ली, तो मैं कंपटीशन में आगे निकल जाऊंगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी 3 तरीके से मदद करते हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट होती है, और
यूजुअली इरिवर्सिबल, वंस प्लांट इज बिल्ट इट कैन नॉट बी इजीली अनडन। इसका क्या मतलब है, देखो ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे शादी करना इरिवर्सिबल है, ब्रेकअप तो हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे आपने किसी शादी कर ली तो आप बोलो सर डिवोर्स, तो डिवोर्स इतना आसानी से थोड़ी होता है, फिर उसमें कोर्ट केस। हाँ, 12th की क्लास है, बोलिए ना। है ना, जैसे मान लो अब शादी हो गई तो भाई वो तो कोर्ट केस करो, फिर डिवोर्स करो, ब्रेकअप में क्या है, ब्लॉक कर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म, शर्मा क्यों रहा है तू इतना, लॉन्ग टर्म जो डिसीजन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, कुछ गलतियां ऐसी होती है कि रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, हमसे गलती हो गई तो वो छोटी मोटी गलती तो रिवर्स हो ही सकती है, लेकिन जैसे मान लो, इसको ऐसा समझो कि आपने सिग्नल तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ दिया तो वो रिवर्सिबल है भाई, थोड़ा बहुत चालान कटेगा, लेकिन ट्रक में ही गाड़ी भर दी, अब खुद को माफ करने के लिए तुम ही नहीं बचे, काहे का रिवर्सिबल। कहने का मतलब क्या है, हर चीज रिवर्सिबल नहीं होती है। बहुत सारी चीजें, एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको जिंदगी भर आपको निभाना पड़ता है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। एक बार आपने प्लांट लगा दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो जबरदस्ती उसको आप तोड़ोगे थोड़ी। बोलते हैं ना, बेटा जीवन में घर एक ही बार बनता है, अंबुजा सीमेंट। तो पगले जंगल में क्यों बना रहा है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। पहाड़ी में जंगल में कौन घर बनाता है, और वो आसपास जंगल ही जंगल है, वो कल को शेर खा जाएगा देखो। अंबुजा सीमेंट से घर बनाएंगे, पागल लोग। तो कहने का मतलब, एक बार अगर घर बन गया तो बार बार तोड़ा थोड़ी जाएगा, इरिवर्सिबल होता है वो। एक बार प्लांट लग गया, एक बार शादी हो गई, ठीक है। इफ टाटा स्टील 500 करोड़ एक साथ किसी न्यू प्लांट में इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो हायर रिटर्न कमाएगा और वो लॉस भी सफर कर सकता है। भाई जितना बड़ा आप रिस्क लोगे, उतना ज्यादा आपको फिर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म समझ में आया क्या। भाई एग्जाम के लिखने के लिए तो बहुत ही हलवा चैप्टर है यार, देखो 12वीं में क्या ही आएगा, आप सीधे लिख देना। भाई लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप मान लो, एक दो चार एग्जांपल दे देना कि 5 इयर्स की एफडी हो गई, या फिर हमने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी ऐसा कुछ कर दिया। और ये हो गया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया, फिर बोल देना हमने हमारी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट खड़ा कर दिया, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, बिल्डिंग वगैरह ये सब खरीद लिया। और ये जब खरीद लिया तो हमारी तीन चीज अफेक्ट होगी, कौन सी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस। और बस ये सब होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब शॉर्ट टर्म तो आप खुद ही बता दोगे, बताऊंगा ही नहीं, आप खुद पढ़ के बताओ, केशव बताएगा। फटाफट बता दे, बहुत हो गया तेरा ये। शॉर्ट टर्म बता, यहां से लेके यहां तक पढ़ और सिस्टमेटिकली बता क्या लिखा हुआ है, हवा में मत बताए। हाँ तो कहाँ, एक सेकंड, कहाँ इन्वेस्ट करूँ कम टाइम के लिए। तू ना ये पढ़ के बता दे मुझे, एक सेकंड, कोई नहीं, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तू ये पढ़ के बता दे अब। ये बहुत गलत हो जाएगा अगर तूने आज ये बताया नहीं तो, ये तीनों पॉइंट्स। बहुत सीरियस होकर के बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, इतना पढ़ाने के बावजूद भी ये नहीं आ रहा है तो कभी। अरे ये देखना, ये तीन चीजें क्या लिखी है, पढ़ना इसको। सही बोल रहा है वो, एग्जाम्पल पढ़ ले। हाँ, स्टॉक में बहुत बढ़िया, सही बोल रहा है, और बोल, स्टॉक में पैसा लगाना, बिल्कुल। मैंने कोई इंग्लिश में थोड़ी पूछा, पूछ। एक तो स्टॉक में पैसा लगाना, और हाँ बहुत बढ़िया, क्रेडिट में माल देना, बस ये सब आपका शॉर्ट टर्म है, यही तो बोल रहा था मैं। देखो, एक होता है मशीन खरीदना, तो ये जो मशीन वगैरह अपन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म है। लेकिन आपने किसी को उधार माल दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी देते हो, उधार माल दे दिया तो वो कुछ टाइम में आपको पैसा दे देगा। तो आप जो उधार माल देते हैं, उधार माल आपने दे दिया, इसके अलावा आपने कैश को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म में कहीं पे पैसा लगा दिया, जैसे आपने 1 महीने की एफडी कर दी, या आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा उधार पैसा दे दिया ब्याज पे, वो सब आपका कैश में आ जाएगा। दूसरा, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया तो वो मेरा जो स्टॉक है वो सालों साल थोड़ी पड़ा रहेगा, 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, अगला स्टॉक भर लूंगा। तो इस सब को अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो यहाँ पर ये बता, पहली लाइन।
ले बेटा इधर इधर देख लो, वैसे ही मेरे को आधा घंटा मिला, इधर इधर ये वाली लाइन पढ़ता ना तो भी समझ में आ जाता। देख ले इधर नालायक, ये वाली लाइन पढ़ता तो भी समझ आ जाता। डे टू डे अफेयर्स, अब डे टू डे ऑपरेशन में तो सब कुछ आ जाता है नाश्ता मंगाया, समोसा मंगाया, वो भी आपका शॉर्ट टर्म, वो एक्सपेंस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब ये अपन ने फर्नीचर वगैरह तो अब फर्नीचर लॉन्ग टर्म है, लेकिन मान लो उसका रिपेयर वगैरह करवाया, तो ये रिपेयर करवा दिया, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा दिया, आपकी बिल्डिंग में कुछ रिपेयर वगैरह करा दिया, तो छोटा मोटा जो है वो तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है। और अगर आपने एकदम मेजर कुछ रिपेयर करा दिया तो लॉन्ग टर्म है। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। जैसे कि आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेंट्री खरीद के लेकर के आ गए, आपने ये छोटा मोटा जो है नॉर्मल आइटम्स वगैरह खरीद के ला गए, तो ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म में आती है। और दो कीवर्ड अपने को याद रखने, ये लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को अफेक्ट करता है। अब आपके जीवन में एक जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो वर्ड है लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का मतलब आप क्या समझते हो? लिक्विडिटी मतलब पानी नहीं होता। लिक्विडिटी मतलब आपका पैसा कितना ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड मतलब कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल टू बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू यूजेबल मनी या यूजेबल फंड्स। मतलब कि जैसे मैंने कोई एफडी की और वो एफडी एक दो महीने के लिए की है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड मतलब कि आज ही मैं क्या करूंगा, एफडी को एक महीने में उसको मिच्योर करवा लूंगा। मतलब आपका पैसा जो है वो लिक्विड कब माना जाता है? जैसे मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है कि मेरे पास कोई शेयर है ना, तो अगर मैंने उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो और मेरे पास आज पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, उस शेयर को आज ही बेच दूंगा, पैसा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं लिक्विड, कि इंस्टेंटली मैं आज ही यूज करके उसको पैसा निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगा लिक्विड कैश, क्योंकि मैं आज जाऊंगा बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के आ जाऊंगा। या फिर मैंने अपने कहीं पर छोटा मोटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कि मैंने कोई बॉन्ड खरीद रखा था, डिबेंचर खरीद रखा था, जो आज मैं मार्केट में बेचूंगा, कल मुझे पैसा मिल जाएगा। तो इन सबको अपन बोलते हैं लिक्विड असेट्स। और ये इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैंने वो इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों था, कुछ टाइम के लिए किया था, तो मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं आज या कल में उसको बेच करके पैसा लेके आ सकता हूँ। तो उसका एग्जांपल क्या है? बैंक अकाउंट का पैसा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अपना जो खुद का हाथ में जो कैश रखा हुआ होता है वो। और इसके अलावा आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो गोल्ड भी तो लिक्विड ही है ना, आज आप गहने बेचो पैसा मिल जाएगा। तो इन सबको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जब भी लिक्विड वर्ड आता है, मतलब कितनी जल्दी मैं अपने पैसे को या अपने असेट को पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ शॉप कीप्स टू मच स्टॉक, कैश ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई आपको अपना मैनेजमेंट कैसे करना है, आप दिमाग लगाओ। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा पैसा स्टॉक में ही लगा दिया, लॉन्ग टर्म में कुछ रखा ही नहीं है। आप सोचो पूरा पैसा स्टॉक में लगा दिया, स्टॉक बिक ही नहीं रहा है, तो भाई कैश ब्लॉक हो गया ना बिना बात के। इससे तो तुमको क्या करना था, तुम्हारा जो स्टॉक है वो कम रखना था, और कैश को कहीं और इन्वेस्ट कर देते, ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। और अगर आपने पूरा ही बिल्डिंग वगैरह में इतना पैसा लगा दिया कि तुमको डे टू डे अफेयर्स में पैसा ही नहीं बच रहा है, तो तुम इतने पागल हो कि तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा था वो सब तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, और अब बिजनेस चलाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो भाई अजीब ही पागल हो, ऐसा कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है? इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? कुछ पैसा लॉन्ग टर्म, कुछ पैसा शॉर्ट टर्म, और बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है। अब कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, तो उन्होंने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा रखा है, वो भी गलत है। अब बैंक अकाउंट में जरूरत ही नहीं है तो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दो ना। और 1 करोड़ में से मान लो 50 लाख की तो जरूरत ही नहीं, तो उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दो। उसमें से कुछ पैसा शॉर्ट टर्म में कर दो, कुछ पैसा तिजोरी में रख लो। जैसे कि ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा इन्वेस्ट कर दिया, कि कल को भाई चाय का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, कि सब कुछ ही इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा भी तो थोड़ी होता है, कुछ 5-50 हजार रुपये अपने पास भी तो रखोगे खर्चा करने के लिए बस। जैसे आप भी अपने बैंक अकाउंट में कुछ तो रखोगे, कल को मोमोज खाने जाना तो कहीं तो यूपीआई के काम आएगा, पता चला सब कुछ ही एफडी कर दी। कई लोग ऐसे होते भी है, पता है, अपने 2 अकाउंट रखते हैं, एक अकाउंट से पता देख भाई इसमें तो 50 रुपए ही हैं, और अगले अकाउंट में 1.5 लाख रुपए पड़े होते हैं। ठीक है, हो गया। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। क्यों भाई? तुम्हारे कैश को अच्छे से मैनेज करो, इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करो, रिसीवेबल की ये मीनिंग समझाओ तो इसका, इफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ये पढ़ के खुद बताओ तो सारे लोग, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल कैसे कैसे होगा, क्या तरीका है इसका?
बहुत बढ़िया, सही बोल रहा है, जितना जरूरत है उतना ही स्टॉक रखोगे। जैसे आपको पता है कि अगले अगले महीने के लिए मेरे पास इतना ऑर्डर आया है, तो उस ऑर्डर के हिसाब से उतना रॉ मटेरियल रख लो। तुम 5 गुना स्टॉक रख के क्या ही कर रहे हो, तुम बिना बात के अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हो। इसके अलावा रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब डेटर्स। डेटर्स का मतलब आप बहुत ज्यादा उधार पे माल भी मत दो। ऐसा भी मत करो कि आपने इतना उधार पे दे रखा है कि दिन रात टेंशन होती कि भाग ना जाए पैसा लेके। और ऐसा भी मत करो कि बिल्कुल ही उधार नहीं दे रहे हो, कोई आपसे बिजनेस ही नहीं करना चाहेगा। मतलब आपको रिसीवेबल भी उतने रखने हैं जितने चल पाएंगे, इन्वेंट्री भी उतनी रखनी है जितनी, हर चीज को बैलेंस में करना है, ठीक है, हर चीज को बैलेंस में करो। चलो, ये हो गया क्या, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब 5 मिनट और बचे हुए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आप एक काम करो, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है। सुनो, कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है, कैपिटल मतलब संपत्ति, और बजटिंग का मतलब होता है प्लान बनाना कि मैं कितना कितना खर्च करूंगा। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब ये है कि मैं एक मशीन को परचेस करूं या लीज पर लूं, या फिर मैं मशीन, न्यू मशीन परचेस करूं, न्यू मशीन को परचेस करूं, या ओल्ड को कंटिन्यू करूं। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कि मैं ये बिल्डिंग जो है वो किराए पे रखूं या फिर इसको खरीद लूं। ये सारा जो डिसीजन होता है इसको बोलते हैं। अब इसी नॉलेज पर ये 3 लाइन पढ़ के मुझे बताओ तो क्या लिखा हुआ है ये। तीनों लाइन पढ़ो और बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है। पूरी एनर्जी खत्म हो गई मेरी। जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, यही लिखा हुआ है जो अपन ने पहले पढ़ा ना, कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। जैसे कि कैपिटल बजटिंग में ऐसा है कि ना, आपने कभी यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि घर खरीदने से अच्छा तो रेंट पे ही ले लो। तो वो, जैसे मुंबई की अपन बात करें, तो मुंबई में ज्यादातर लोग, जो करोड़पति लोग भी हैं, जो घर अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी रेंट पे रह लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज खरीदना ही हो। जैसे कि रेंट पर लेना तो छोड़ो, एक सिंपल एग्जांपल है कि कोई मशीन है, अब वो मशीन मुझे ना सिर्फ 2 साल यूज में आने वाली है, सिर्फ 2 साल यूज में आएगी। और वो मशीन है, मान लो 1 करोड़ की मशीन है, और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है 20 साल। मतलब 1 करोड़ की मशीन खरीदो और 20 साल चलाओ। अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि भाई चाहिए 2 साल के लिए, अब वो खरीद लेंगे बिना बात के। एक काम करते हैं ना, 2 साल के लिए ही एक काम करते हैं, लीज पे ले आते हैं, तो लीज पे सस्ती पड़ेगी। जब हमारा जो है हमको नहीं यूज करनी तो हम दे आएंगे उसको। तो इसीलिए ये सब डिसीजन लेना जरूरी है कि कब खरीदें, कब रेंट पर लें। और ये सारा डिसीजन आप कैसे लोगे, जहां पर आपका मैक्सिमम फायदा होगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार मशीन रेंट पे लेने पे ही फायदा है तो रेंट पे लो, अगर आपको चल रहा है रेंट महंगा पड़ रहा है तो फिर खरीद लो। तो ये सारा डिसीजन को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर को अपने को फ्रेश, मतलब इस टॉपिक को फ्रेशली शुरुआत करनी पड़ेगी कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी आएगा। चैप्टर तो बड़ा है, न्यूमेरिकल वगैरह भी आएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी आप इतना रिवाइज करके आना, इतना ठीक से रिवाइज करके आना, बाकी का अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। वैसे भी अपना 9th के बाद 10th भी उतनी इक्विवेलेंट है, 11 छोटा है तो हो जाएगा टाइम।